हेलो व नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। म्यांमार का प्रेसिडेंट या फिर म्यांमार का मिलिट्री डिक्टेटर भारत में है 5 दिन के लिए। जो इंसान चाइना के गोद में खेलता था, वो अचानक से भारत क्यों आ रहा है? क्या चाइना ने उसे गच्चा दे दिया है? और भारत के लिए ये बंदा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? कैसे ये पूरे भारत के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज़ करने का एक बहुत बड़ा एक कोर रीज़न बन चुका है? और क्यों ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशंस के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, इसे हम एनालाइज करेंगे स्टेप बाय स्टेप। साथ ही साथ हम इससे एक क्रिटिकल सप्लाई चेन में इसके साथ काम करना चाहते हैं, वो है रेयर अर्थ मिनरल्स। साइड बाय साइड चाइना ने जितनी इन्वेस्टमेंट्स डाली थी और जिस तरीके से उसने मिलिट्री डिक्टेटर के साथ भी बात किया, इस रेजिम के साथ भी बात किया और साथ ही साथ सारे रेबल्स के साथ भी ऑपरेट करता रहा, एक डिस्ट्रस्ट है, एक मिसट्रस्ट है और अब ये डाइवर्सिफ़ाई करना चाहता है और डाइवर्सिफ़ाई करने के लिए ना ये अमेरिका के पास जा सकता है, ना ये रशिया के पास जा सकता है, ना चाइना के पास जा सकता है, तो ये भारत की तरफ आ रहा है और भारत से इसे कुछ उम्मीदें हैं। उम्मीद है सपोर्ट की। बताऊँगा एग्ज़ैक्टली बट वीडियो को एंड तक देखिए और इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए। ध्यान से सुनिए आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं। म्यांमार्स मैनेज्ड इलेक्शंस एंड इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया स्ट्रैटेजिक कैलकुलस, ओआरएफ, ठीक है? म्यांमार इलेक्शन डिलीवर्स वॉकओवर विन फॉर मिलिट्री बैक्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो जो इलेक्शंस रिसेंटली कंडक्ट हुए हैं वो एक शैम इलेक्शंस थे, ये पूरी दुनिया ने कहा है, और मैनेज्ड इलेक्शंस थे। और आंग सांग सू की को जब रिमूव किया था 2021 में, जो कि अपेरेंटली डेमोक्रेसी फैलाने आई थी और जिसको सपोर्ट था अमेरिका का, अचानक से जब ये पावर में आता है तो सबको लगता है ही इज़ विथ चाइना एंड चाइना इज़ विथ हिम, ठीक है? बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चाइना ने इतने सारे लोगों के साथ अपने कैलकुलेशंस बना लिए कि ये बंदा खुद कंफ्यूज हो गया है कि म्यांमार में इसे सपोर्ट मिल रहा है या इसे हिंड्रेंस ही चाइना क्रिएट कर रहा है, तो ही इज इन अ ट्रैप। तो इस ट्रैप से निकलने के लिए और लेजिटिमेसी सीख करने के लिए बोधगया पहुंच जाता है, बिहार पहुंच जाता है और बिहार में जाके ये लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब से मिलता है, जो कि बिहार के गवर्नर हैं, जो कि चिनार कोर के कोर कमांडर थे। मतलब कुल मिला के एक मिलिट्री गाय, एक इंटेल गाय और somebody who understands the extent of strategy behind all of this. Any which way, India to host Myanmar President Hyang, exiled government calls him a terrorist जनता लीडर, हुंता लीडर। म्यांमार मिंग उंग ह्यांग पिक्स इंडिया फॉर फर्स्ट फॉरेन ट्रिप, ठीक है? यहाँ तक तो बात ठीक है, बट इसके पीछे जो लेयर्स हैं वो सारे लेयर्स आपको मणिपुर पे ले जाएंगे, मिजोरम पे ले जाएंगे, नागालैंड पे ले जाएंगे। भारत की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं बांग्लादेश में और भारत बांग्लादेश के एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेस जो कि कॉक्स बाजार है, बंदरबन एरियाज हैं, उस पे ले जाएगी। म्यांमार प्रेसिडेंट मिन ऑन्ग विजिट्स बोध गया ऑन हिज फर्स्ट फॉरेन ट्रिप सिंस टेकिंग ऑफिस। एक वीडियो मैंने बनाई है भारत फर्स्ट पे, ज़रूर जाके देखिए कि चाइना किस तरीके से लॉन्च पैड्स बना रहा है। याद से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये सब कुछ डेजर्ट में हो रहा है। एनी विच वे, सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप स्टेट्स देख लीजिए म्यांमार के, ये इंटरनल स्टेट्स हैं। म्यांमार इस समय एक सिविल वॉर में है, जहाँ पे ये जितने स्टेट्स के मैं नाम ले रहा हूँ, जैसे कचन इंडिपेंडेंट आर्मी ऑपरेट करती है, तो ये एक रेबल फोर्स है जो कि मिलिट्री हुंता के अगेंस्ट लड़ रही है। मिलिट्री हुंता क्या है? तो ऐसा समझिए कि आंग सांग सू की एक इलेक्शन जीत के आ रही थी, उसे ये डिपोज कर देते हैं, हटा देते हैं और जो मिलिट्री चीफ है वही प्रेसिडेंट बन जाता है, वही सारा पावर कंट्रोल करने लगता है। आंग सांग सू की जीतने के बाद भी पावर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी क्योंकि मिलिट्री का काफ़ी इंटरफेरेंस है म्यांमार में। अब होता क्या है इन सब कारणों से कि अलग अलग जो स्टेट्स हैं, अलग अलग जो प्रांत हैं म्यांमार में, उसमें अलग अलग ट्राइब्स हैं, इंडिजिनस ट्राइब्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं। वो कम्युनिटीज़ अपनी अपनी आर्मी बना लेती है, रेबल ग्रुप बना लेती है। अब जब शुरुआत हुई थी इस पूरी कहानी की तो एक चीज़ बहुत क्लियर था कि रेबल्स के साथ अमेरिका है और जो ये मिलिट्री हुंता है इसके साथ चाइना है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब काचिन में ये देखा गया कि यहाँ पे रेयर अर्थ, हैवी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, तो चाइना ने क्या करना शुरू किया कि रेबल्स के साथ भी बात करना शुरू किया और उनके साथ डील कर ली कि भाई आप हमें रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोवाइड करें और जिसे हम प्रोसेस करके पूरी दुनिया को देंगे और पूरी दुनिया को हम कभी भी रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं इन रेयर अर्थ की सप्लाईज के लिए। तो आज की डेट में म्यांमार में जो ये मिलिट्री हुंता है, ये काचिन के जो रेबल्स हैं उनके साथ लड़ रही है, सगाइंग में जो रेबल्स हैं उनके साथ लड़ रही है, चिन में जो रेबल्स हैं उनके साथ लड़ रही है। तो कुल मिला के इस कंट्री में इस समय आपको आराम से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, ड्रोन्स, सब कुछ है ना, हेवी मशीनरी आपको घूमती हुई दिखेगी। हर दिन लड़ाई है। मतलब भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो पूरे बॉर्डर हैं, ठीक है, इसके
जस्ट राइट हैंड साइड में आपको लड़ाई दिखेगी डेली बेसिस पे बिटवीन द सो कॉल्ड गवर्नमेंट एंड द रेबल्स। ठीक है, मैं सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वी डोंट पिक एंड चूज साइड्स, वी टॉक टू ऑल ऑफ देम। अच्छा, काचिन, सगाइंग, चिन और इसके नीचे एक और इंपॉर्टेंट एरिया है रखाइन। तो रखाइन जो है ये वही एरिया है जहां पे आपको अरसा वगैरह दिखेगा, जहां पे आपको अरक्कन आर्मी वगैरह दिखेगी। नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम इसे बेसिक से समझेंगे। अब बेसिकली मिंग उंग आ क्यों रहे हैं? इनको एक लेजिटिमेसी चाहिए कि मैं एक प्रेसिडेंट हूं, मैं एक लेजिटिमेट लीडर हूं, मैं इंडिया विजिट कर रहा हूं जो कि दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो लेजिटिमेसी मिल जाती है कि नहीं, मैं भी एक इलेक्टेड लीडर हूं। इसके साथ साथ ये चाइना के ट्रैप से निकलना चाह रहा है और एक अच्छा डील चाह रहा है। अब इसके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो बड़े सिंपल हैं कि काम करिए साहब, मैं बीच में से लड़ाई ले रहा हूँ, मैंडले से मान लीजिए मैं लड़ाई ले रहा हूँ और वो लड़ाई लेते लेते मैं काचन एरिया में आ चुका हूँ, सगाई में आ चुका हूँ, चिन में आ चुका हूँ। अब कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे ये जो रेबल्स हैं इनका गढ़ है। तो आप अपने बॉर्डर से थोड़ा प्रेशर बनाइए, मैं अपने साइड से थोड़ा प्रेशर बनाता हूँ और कुल मिला के मैं पावर को एक तरीके से कंट्रोल में आ जाता हूँ। मैं अभी कंट्रोल में नहीं हूँ। ये इसका एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। ही नीड सपोर्ट फ्रॉम ईदर ऑफ द कंट्रीज, चाहे चाइना इसको ये डील दे दे, चाहे इसको रशिया ये डील दे दे, चाहे इंडिया इसको ये डील दे दे। ही वांट्स एब्सोल्यूट कंट्रोल। कंट्रोल क्यों नहीं है? क्योंकि रेबल्स है। अब क्या भारत इसके लिए किसी भी रेबल ग्रुप से लड़ाई लेगी? बिल्कुल नहीं। बट क्या प्रेशर बना सकती है उन रेबल ग्रुप्स पे जो कि एंटी इंडिया चीज़ें कर रहे हैं, सेपरेटिस्ट हैं, इंसर्जेंट्स हैं, भारत में कुछ टुकड़े वगैरह करना चाहते हैं? एब्सोल्युटली यस। तो एनीबडी हु डजंट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इज फाइटिंग आउटसाइड, मतलब गोइंग इन म्यांमारीज टेरिटरी एंड देन अटैकिंग इंडिया, तो ऐसे लोगों के ऊपर तो ऑब्वियसली इंडिया प्रेशर बना सकता है। तो ये दोनों के लिए कहीं ना कहीं कुछ कॉमन ऐसे ग्राउंड्स आएंगे, पर्टिकुलरली ऑन रेबल्स, कि हम दोनों साइड से इनको क्रश करेंगे। दूसरा जो इशू है जो भारत को चाहिए वो है रेयर अर्थ मिनरल्स। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी नीड अश्योरेंसेस कि जो आपकी मिलिट्री हुंता और रेबल्स के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसकी जो बीमारी है वो भारत के मणिपुर में पहुंच चुकी है, मिजोरम में पहुंच चुकी है। अब रिसेंट टाइम्स में ये भी देखा जा रहा है कि मैती जो ग्रुप्स हैं उनके और कुकी के बीच में जो लड़ाई थी वो तो थी ही, अब कुकी और नागास के बीच में जो लड़ाई है वो बढ़ रही है। और इसका सबसे कोर रीज़न ये है कि जहाँ पे लड़ाई हो रही है वहाँ पे पाउडर का बहुत अच्छा गेम हो रहा है, एक लॉलेस कंट्री है। तो ऑल वी वांट इज़ लॉ एंड ऑर्डर फ्रॉम द म्यांमार साइड, और हम एंगेज इसके साथ भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बैक चैनल में हम रेबल्स के साथ भी एंगेज करते हैं विदाउट चूजिंग साइड्स। इस बंदे को फ़ायदा ये हो जाता है कि ये बुद्धिज़्म से अपने आप को अटैच कर लेता है, इंडिया के साथ अपने आप को दिखाता है दुनिया में, इसकी एक तरीके से थोड़ी पॉजिटिव पीआर हो जाती है भारत की पहली विजिट से। और दूसरा, इसको एक फेवरेबल डील मिल सकता है। साथ ही साथ इसे पैसे भी कमाने हैं, तो पैसे कमाने के लिए इसको भारत से एक डील चाहिए रेयर अर्थ मिनरल्स में। भारत को भी रेयर अर्थ मिनरल्स को खरीदना है, दबा के अपने रेजिलियंस मेंटेन करना है रेयर अर्थ की सप्लाईज में। तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए विन विन डील होगा। अब एक एक करके स्टेट वाइज देखिए। काचिन स्टेट, काचिन स्टेट में जो मेन गेम चल रहा है वो ये है कि म्यांमार में जो मिलिट्री हुंता है वो इस टाइम में एक ऑनस्लॉट के लिए जा रही है। और ये ऑनस्लॉट सिर्फ एक कारण से है कि काचिन में आपके रेयर अर्थ, दुनिया के 50% रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। इसके ऊपर कंट्रोल फिलहाल जो काचिन रेबल्स हैं उनका है। अब मिलिट्री हुंता क्या कर रही है कि काचिन रेबल्स को क्रश करके वो चाहती है कि जो माइंस है और पूरे सप्लाई चेन्स हैं उसके ऊपर कंट्रोल किसका हो? मिलिट्री हुंता को हो। और वो नेगोशिएट इंडिया से भी करे, चाइना से भी करे, ताकि उसको इन रेयर अर्थ मिनरल्स का अच्छा रेट मिले। फिलहाल ये ओर के फॉर्मेट में हमने ट्रायल बेसिस पे काचिन रेबल से भी कुछ मंगवाया था। बट जिस तरीके से चाइना 90% दुनिया का सप्लाई चेन को डोमिनेट करता है, एंड टू एंड डोमिनेट करता है, उसका सोर्सिंग जो है वो आप समझ लीजिए कि म्यांमार के काचिन एरिया से ही आ रहा है। तो अगर मिलिट्री हुंता वो पावर में आती है, वो इस एरिया को कैप्चर करती है, तो तुरंत ही वो नए डील्स करेगी रेयर अर्थ मिनरल्स के। तो वो चाहती है कि भाई भारत से भी एक अच्छा नेगोशिएशन हो जाए ताकि चाइना भी ज़्यादा पैसे दे और भारत भी ज़्यादा पैसे दे। ऐसा नहीं होगा किसी एक का भी सामान रुकेगा। इंटेंसिफाइड अटैक्स ऑन काचन स्टेट रेयर अर्थ साइट्स अमिड हुंतास 100-डे मिलिट्री इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये 50% ऑफ ग्लोबल हैवी रेयर अर्थ सप्लाई है। और ध्यान से देखिए ये टर्बियम, होल्मियम और डिस्प्रोसियम, ये तीनों हैं। ये रेयर अर्थ नहीं है, हैवी रेयर अर्थ है। तो ये तीनों की ज़रूरत आप समझ लीजिए कि आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और आज के डेट में जो एआई, हर चीज़ में जो डिमांड आ रहा है, चाहे वो मिसाइल ले लीजिए, ड्रोन्स ले लीजिए, तो मिलिट्री एज वेल एज सिविलियन पर्पसेस में आपको इन हैवी रेयर अर्थ की ज़रूरत पड़ेगी। और इसकी जो सोर्सिंग हो रही है ये कचिन से ही हो रही है, तो इंडिया नीड्स इट। अच्छा, ये देख लीजिए, म्यांमार बिकेम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट रेयर अर्थ प्रोड्यूसर इन 2024 विद 31,000 मेट्रिक टन्स ऑफ प्रोडक्शन।
और इनके पास ये 3 हेवी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इसके साथ प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल्स, फाइटर जेट सिस्टम्स, रेडार एरेज, एआई हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स, एडवांस डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि कटिंग एज टेक में, मिलिट्री टेक में इसका डेफिनेट यूजेज होगा। चाइना क्या करता है कि चाइना ये सामान तो लेता है म्यांमार से, बट उसके बाद प्रोसेस करने के बाद दुनिया के ऊपर टाइम टू टाइम अपने हिसाब से ट्रेड वॉर के टाइम में रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, जिसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर भी हुआ था। और चाइना 90% दुनिया का रेयर अर्थ वो कंट्रोल करता है। तो भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए भी चाहिए कि हम किसी ना किसी तरीके से मिलिट्री हुंता से या फिर काचिन रेबल से हम एक डील स्ट्राइक करें, जहां से हम इनको जो ओर्स हैं उनको मंगा सकें और फिर प्रोसेस कर सकें। सो दैट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज यूएस। यूएस को भी ऑल्टरनेट सप्लाईज चाहिए। ये जो हम रेजिलियंस की बात करते हैं ना रेयर अर्थ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एक दूसरा जो एलिमेंट है वो यूनान प्रोविंस से शुरू होता है, जो है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये काचिन से निकलता है और काचिन में वो लड़ाई चल रही है। और उसके बाद इस पूरे रीजन में जहाँ से भी ये it travels to Myanmar and enters in and goes parallel to the border, तो हर जगह एक प्रॉब्लम है कि जो भारत के एंटी इंडिया जो भी फोर्सेस हैं, जो भी भारत के अगेंस्ट असला उठा के खड़े हैं, वो भी इस एरिया में रहते हैं। तो कुल मिला के इस लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन का फ़ायदा इनको भी होता है। तो ये नाम इनके निम्नलिखित हैं, जैसे असम से रिलेटेड उल्फा, आपने नाम सुना होगा। उल्फा के कुछ लीडर्स को ड्रोन अटैक्स में एलिमिनेट भी किया गया था। फिर आपका ये बोडो लैंड बनाना चाहते हैं कुछ लोग कुकी लैंड बनाना चाहते हैं, जो लैंड जोगम बनाना चाहते हैं, मणिपुर के हिल्स को, मिज़ोरम को और चिन हिल्स को कंबाइन करके एक कुकी लैंड या जो लैंड बनाना चाहते हैं। तो दीज थिंग्स आर वेरी सीरियस फॉर इंडिया। इसके अलावा जो आपके वैली बेस्ड ग्रुप्स हैं वो भी हैं जो म्यांमार में ऑपरेट करते हैं। पीएलए, यूएनएलएफ, प्रीपाक, केवाईकेएल, केसीपी, ये भी ऑपरेट करते हैं। इसके साथ एनएससीएन खापलांग, आईएम तो नहीं, आईएम के साथ भारत का बिल्कुल शांति है, बट खापलांग फॉर श्योर, एनएससीएन खापलांग दैट ऑपरेट्स। तो इनके साथ अभी रिलेशन फिलहाल इतने अच्छे नहीं है। अच्छा, अब देख लीजिए, और मैं ये कह रहा हूँ रिलेशन अच्छा होना ना होना, वाई आई एम यूजिंग सच काइंड वर्ड्स, बिकॉज ध्यान से देखिए कि जो भारत की जिस तरीके से पॉलिसी रही है टुवर्ड्स इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सू कर लेते हैं या फिर हम चीज़ों को सेटल डाउन करते हैं, पीस एग्रीमेंट साइन करते हैं, पीस अकॉर्ड साइन करते हैं, फ्रेमवर्क साइन करते हैं और कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे ये लोग मेन स्ट्रीम में जुड़ जाएं। वेपन्स कुछ लोग छोड़ दें, कुछ लोग वेपन्स के साथ अपने डेजिग्नेटेड कैंप्स में रहने लगे। तो हमारा कुल मिला के यहाँ पे फाइट करने का कभी भी एजेंडा नहीं रहता। इट्स मोर ऑफ इंटीग्रेशन एंड धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे ऑल्सो कम टू सम कॉमन ग्राउंड और चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अगले रीजन पे आ जाइए, सगाइंग। तो हमने कचिन देख लिया, अब सगाइंग पे आ जाइए। अब नेचुरल सी बात है, ये आपके अरुणाचल को टच कर रहा है, नागालैंड को टच कर रहा है, मणिपुर को टच कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे नागा रेबल्स भी होंगे, मैती रेबल्स भी होंगे, कुछ कुकी रेबल्स भी होंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि आप देखिए एक एक करके स्टेट वाइज अगर रेबल्स भारत के बाहर रह रहे हैं और ये रेबल्स के पास एडवांस असला बारूद है टू फाइट विद द मिलिट्री हुंता, तो हमें ये नहीं पता कि किस दिन ये असले को कोई ना कोई इसमें से एक फैक्शन भारत के अगेंस्ट यूज करना शुरू कर दे, ताकि भारत में 2-3 कम्युनिटीज में आपस में लड़ाई हो जाए, जैसे मैतीज वर्सेस कुकी हो जाए, कुकीज वर्सेस नागा हो जाए। और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा पॉसिबल टेंशन। कैसे, आप सोचिए, नागालैंड में मेजोरिटी कौन है, नागाज हैं। मणिपुर में यू हैव द डोमिनेंट मैती कम्युनिटी। उसी तरीके से मिजोरम में यू हैव द कुकीजो कम्युनिटी। तो 3 अलग अलग कम्युनिटी मान के चलिए आप। अब मणिपुर में ये तीनों कम्युनिटी रहती है। अब आप सोचिए, मणिपुर में जब कोई लड़ाई होती है और अगर उसमें कोई फॉरेन हैंड होता है, उसमें पाउडर का गेम होता है, उसमें बाहर से कोई चिन रेबल्स आए हुए हैं या फिर बाहर से नागा रेबल्स आए हुए हैं, कोई भी अगर फॉरेन इंटरफेरेंस है किसी भी तरीके से, या वैली बेस्ड इंसर्जेंट्स है, तो इसका मतलब क्या होता है कि बाहर के लोग आके अंदर में लड़ाई लगा रहे हैं, जिसके कारण भारत के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स वो डिस्टेबलाइज होंगे और वहाँ पे पीस और ट्रैंक्विलिटी खराब होगा। और इसलिए आप देखेंगे कि टाइम एंड टाइम अगेन हम क्रॉस बॉर्डर ऑप्स करते रहते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम डिनाई करते हैं। उल्फा 1 क्लेम्स 3 बिग कैजुअलिटी इन इंडियाज ड्रोन स्ट्राइक्स ऑन म्यांमार कैंप्स, आर्मी डिनाइज ऑपरेशन, कि हमने भाई ऐसा कुछ नहीं किया। ऑप सिंदूर के टाइम में हुआ, मतलब ऑप सिंदूर के बाद 2 बार ऐसी न्यूज़ आई कि भाई 2 ऐसे स्ट्राइक्स किए हैं, दोनों ड्रोन स्ट्राइक्स थे और दोनों में हमने प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी यूज़ किया। हमने कहा हमने बिल्कुल नहीं किया है। और फिर देखिए आर्टिकल्स का जो लैंग्वेज है वो चेंज हो गया। हु वाज बिहाइंड द ड्रोन अटैक अगेंस्ट इंडियन सेपरेटिस्ट आउटफिट इन म्यांमार। और रिसेंट टाइम्स में मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जहाँ पे
एक नागा विलेज में बाहर से रेबल्स आते हैं और वो आगजनी करके नागा कम्युनिटी के ऊपर अटैक करके चले जाते हैं। वाई दिस इज सीरियस? क्योंकि कम्युनिटीज़ को आपस में लड़ाने की कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा है, लोगों को अगवा किया जा रहा है, लोगों पे अटैक किया जा रहा है। तो अलग अलग कम्युनिटी हैं, कुछ सेम धर्म मानते हैं, कोई दूसरे धर्म मानते हैं, बट कम्युनिटी लाइन्स आर वेरी क्लियर, एथनिसिटीज आर वेरी क्लियर। और उसमें ये जो लड़ाई है जनरली तब होती है जब बाहर से प्रॉब्लम होता है। अब आ जाइए चिन स्टेट। चिन स्टेट एक और बड़ी बीमारी है, क्योंकि चिन स्टेट सिर्फ मणिपुर को परेशान नहीं कर रहा, मिजोरम को भी परेशान कर रहा है। जब भी चिन स्टेट में दबाव बढ़ता है, जब भी मिलिट्री हुंता दबा के इनको मारती है, रेबल्स के साथ लड़ाई करती है, तो जो चिन रेबल्स हैं, जो अल्ट्राज हैं, ये असले के साथ या बिना असले के या फिर इनकी फैमिली भाग के मिजोरम में आ जाती है। 40,000 लोग ऑलरेडी रह रहे हैं और ये नंबर कभी भी बढ़ सकता है। स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन ऑफ म्यांमार्स ऑफेंसिव इन चिन स्टेट। तो एज द मिलिट्री हुंता इज एडवांसिंग, उसके एडवांस से हर जगह क्या हो रहा है कि रेबल्स नहीं, पीपल हु आर फाइटिंग इंडिया वो नहीं, बट पीपल हु आर फाइटिंग द मिलिट्री हुंता दे आर एंटरिंग इंडिया। एंड हाउ डू वी नो कि वो कौन से लोग हैं? ठीक है, ऑलरेडी आपने देखा है कि कहीं पे भी ट्रेंड अल्ट्रास होते हैं, चाहे वो रोहिंग्याज हों, चाहे वो चिन हों, चाहे वो कुकी हों, चाहे वो नागाज हों, चाहे वो मैतीज हों, कोई भी अगर अल्ट्रास बाहर जाके लड़ाइयाँ कर रहे हैं और लड़ाई करते करते वो भाग के भारत के अंदर घुस जाते हैं, इट्स नॉट सेफ फॉर इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। म्यांमार रेजिम रिकैप्चर स्ट्रेटेजिक चिन टाउन ऑफ तुजांग। और इसके बाद देखिए फियर्स ऑफ फ्रेश चिन रेफ्यूजी। तो मल्टीपल वीक से मैं ये पढ़ता जा रहा हूँ कि भाई चिन रेफ्यूजी, कभी 14 लोग आए, कभी 4 लोग आए, कभी 5 लोग आए, तो चिन रेफ्यूजीज दे आर नॉट स्टॉपिंग, दे आर कमिंग टाइम एंड अगेन। और मिजोरम ह्यूमैनिटेरियन एंगल से, क्योंकि ब्रदरहुड है, कम्युनिटीज़ आर सेम, तो ब्रदरहुड के नाम पे वो इनको खाना वाना खिला लेता है। बट वी नेवर नो कि किसका क्या बैकग्राउंड है और कौन किस रीज़न से आया है। इसके बीच में आप देखिए ये एक टेंशन जो मणिपुर को किसी और डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश कर रही है। कुकी मिलिटेंट्स किल बंगाल ट्रक ड्राइवर इन मणिपुर उखरूल एज कुकी नागा टेंशंस सिमर। तो रोड्स को ब्लॉक करना, इसका उसको अटैक करना, उसका किसी और को अटैक करना, और आपस में तीनों कम्युनिटीज़ में टेंशन होना, तो दैट्स वेरी बैड। अभी तक हमने जितना मणिपुर में देखा है वो सिर्फ 2 कम्युनिटी के बीच में जो टेंशन्स हैं वो देखे हैं। एंड दिस न्यू एक्सिस, ये जो एक्सेस क्रिएट करने की कोशिश है, कुकी नागा एक्सेस, वाई दिस इज डेंजरस मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कुकीज आर लिविंग वेयर, दे आर लिविंग इन मिजोरम, दे आर लिविंग इन हिल्स ऑफ मणिपुर, एंड नागाज आर लिविंग वेयर, दे आर लिविंग इन नागालैंड ना भाई। तो आप नागालैंड में हैं, मणिपुर में हैं नागाज, तो आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ थोड़ी लड़ाई हुई, क्या टेंशन्स उसके नागालैंड में पहुँच सकते हैं? बिल्कुल पहुँच सकते हैं। उसी तरीके से अगर कोई लड़ाई, कुकीज़ की लड़ाई चल रही है मणिपुर में, तो क्या उसके टेंशन्स चिन में पहुँच सकते हैं, मिजोरम में पहुँच सकते हैं? डेफिनेटली सो। उसी तरीके से अगर कोई लड़ाई यहाँ चल रही है बॉर्डर के पास पास, मिलिट्री हुंता इनको बहुत अच्छे से मान लीजिए क्रश करने आ रही है, तो क्रश करने के टाइम पे क्या इसका इम्प्लीकेशन भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, एब्सोल्युटली पड़ेगा। ठीक है। नागा बॉडी गिव्स मणिपुर गवर्नमेंट अ 4-day अल्टीमेटम ऑन 6 एबडक्टेड पर्संस। अब ये एबडक्शन चल रहे हैं, ऐसे उल्टे सीधे क्राइम्स चल रहे हैं जो आपको समझ नहीं आएगा कि somebody is trying to create a divide between the two communities, between the Kukis and the Nagas, and this is not very good. अब इसके बाद आ जाता है द ISI एंगल। ऑब्वियसली बिना ISI के कोई काम नहीं होता है, तो ये इनका डोमेन एक्सपर्टीज आ गया, क्योंकि अरक्कन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो कि बुद्धिस्ट अरक्कन आर्मी है, और जो माइनॉरिटी है वो मुस्लिम कम्युनिटी है, और वो रोहिंग्यास हैं। तो रोहिंग्यास के ऊपर कतर, अल जज़ीरा और पाकिस्तान ये हमेशा बहुत परेशान रहते हैं और इनको सपोर्ट करते रहते हैं आइडियोलॉजिकली। मोहम्मद यूनुस भी आके बांग्लादेशी इनको सपोर्ट कर रहा था। तो रोहिंग्या आर्म्ड ग्रुप्स टू फोर्ज अ यूनाइटेड फ्रंट इन बांग्लादेश। तो ये कहानी पुराने टाइम से चल रही है, और ISI ने तो भाई कुछ बिल्कुल एरिया सेटअप कर रखे हैं, ईयर मार्क कर रखे हैं, जैसे बंदरबन डिस्ट्रिक्ट चिटागोंग डिवीजन, उसके बाद ब्रह्मन बारिया बॉर्डरिंग त्रिपुरा, खादिम नगर नेशनल पार्क इन साइलेट बॉर्डरिंग मेघालय। तो अलग अलग छोटे छोटे एरियाज जो ग्रीन एरियाज हैं, फॉरेस्टेड एरियाज हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स सेट कर दिए हैं जहाँ पे ये रोहिंग्यास को ट्रेन करेंगे। अब देखिए इसमें परेशानी क्या होती है कि आप ट्रेन करके इनको, मान लीजिए इस इलाके में आप ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेन करके आप इधर भी भेज सकते हैं और इधर भी भेज सकते हैं, है ना। बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन करके आप, वो जो था ना अटैक इंडिया फ्रॉम द ईस्ट, तो वो वाला गेम यहाँ पे अरक्कन के अगेंस्ट हमें लड़ाई करना है, रोहिंग्यास को हम ट्रेन कर रहे हैं। यहाँ तक बात सही सही समझ आती है आपको कि हाँ आपकी लड़ाई है, आप जाके लड़ रहे हो धर्म वर्म के लिए। बट देन सडनली आप क्या बोलेंगे? चलो हमने 10 लोगों को ट्रेन किया, 8 लोग उधर जाओ, 2 इंडिया में चले जाओ। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड दैट?
तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है जो कि आईएसआई का जो लिंक्स हैं वो भी बहुत ओपनली अब आपको पता ही है। कॉक्स बाज़ार में कॉक्स बाज़ार में इनका असला वगैरह आ रहा है कराची से। सो दिस थिंग वाज़ बिकमिंग बिगर। अच्छा, अब देखिए अरक्कन आर्मी के साथ भारत का एक और इशू है। अरक्कन आर्मी के साथ हम रिलेशंस अच्छे मेंटेन करते हैं। दे आर बुद्धिस्ट, तो दे हैव ऑलवेज मेंटेन गुड रिलेशंस विद इंडिया, मतलब बैक चैनल। अब अरक्कन आर्मी क्या करती है? अरक्कन आर्मी जो इतने रेडिकल्स हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हों, चाहे वो रोहिंग्या हों, इनकी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट करती है बॉर्डर पे। बीजीपी को भी बहुत खड़का के रखती है। तो अरक्कन के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस भी हैं। अब भारत को अगर पोर्ट का एक्सेस चाहिए, ध्यान समझिए, भारत को अगर पोर्ट का एक्सेस चाहिए, ठीक है, मान लीजिए सितवे पोर्ट का एक्सेस चाहिए, या फिर जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर आ रहा था क्यूक्प्यू पे, अगर उसके ऊपर हमें कुछ सर्वेलेंस चाहिए या उसका काउंटर करने के लिए हमें कोई एडिशनल फैसिलिटी चाहिए, तो हमें किसके साथ रिलेशन मेंटेन करने पड़ेंगे? अरक्कन आर्मी, जो कि इन सारे रिबल्स में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब आप सोचिए ये कितना बड़ा फ्लक्स है कि हम अरक्कन आर्मी के साथ भी बात करेंगे, हम मिलिट्री हुंता के साथ भी बात करेंगे, हमें चिन रेबल्स के साथ भी बात करना है, काचिन आर्मी के साथ भी बात करना है, हमें नागा से भी बात करना है, हमें हर रेबल ग्रुप से बात करके रखना है, और हमें मिलिट्री हुंता से बात करना है। और दोनों जब लड़ेंगे तो उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आता है? बॉर्डर इलाकों पे आता है। और बॉर्डर इलाकों में हमारी जो कम्युनिटी है उनके बीच में इन कारणों से टेंशन हो जाता है। और इससे भी बड़ी, जो सबसे बड़ी कहानी है वो ये है कि जब भी कहीं भी लड़ाई हो रही है इस पूरी रीजन में, तो 3-4 चीज़ें बहुत फ्रीली मूव कर रही हैं, बहुत फ्रीली। जैसे कि पाउडर का गेम, कोई भी स्मगल्ड प्रोडक्ट्स है वो, असला और लोग। तो ये जो असला और लोग आ रहे हैं ना, ये बड़ा डेंजरस हो सकता है। कहाँ से कहाँ आपने ट्रेन किया, हार्डन अल्ट्राज आपने भारत में इम्प्लांट किया और बाद में उनको एक्टिवेट किया। तो मैं कहूँगा कि एक मल्टी कंट्री इंटेलिजेंस सेटअप बन रखा है इंडिया म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर पे। या पूरा एरिया ईयर मार्क कर लीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम नागालैंड ऑल द वे टू दिस चिटागोंग एरिया ऑफ बांग्लादेश। ये पूरा बेल्ट जो है ना, ऐसे एक अगर मैं ऐसे अ स्मॉलर वी बना दूं, तो दिस बेल्ट हैज बिकम एक्सट्रीमली सेंसिटिव। और ये जो बंदा है, ठीक है, इस बंदे के साथ अगर हम कंप्लीटली साइड कर जाते हैं, सोचिए आप, इफ यू साइड विद दिस गाय देन व्हाट हैपेंस? तो भाई सब बोलेंगे, सारे रेबल्स गुस्सा हो जाएंगे हमारे से, तो आप वो भी नहीं कर सकते। और अगर आप रेबल से बात करना शुरू करेंगे तो ये बोलेगा कि भाई मैं आपको कोई सपोर्ट नहीं करूंगा, आई विल नॉट हेल्प यू टेल अबाउट द वेयर अबाउट्स ऑफ द रेबल्स हु आर फाइटिंग अगेंस्ट इंडिया। तो इसीलिए मतलब इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल फ्लक्स बन रखा है इस टाइम में म्यांमार में। और सिर्फ अभी एक अच्छी बात है कि जिस तरीके से बाइडन गया, तो उसके बाद जो पैसा आ रहा था यहाँ पे वो थोड़ा स्लो डाउन हुआ। बट जब तक यूनुस था, अगर आपने बहुत ध्यान से याद किया हो, जब तक यूनुस था, तो बंदरबन में, कॉक्स बाजार में, चिट्टागोंग में यार एयरबॉर्न यूनिट्स आके ट्रेनिंग तक दे रही थी स्पेशल फोर्सेस की। तो किस डायरेक्शन में ये जाने वाला था यूनुस के अंडर? क्या वहाँ पे एक वॉर क्रिएट करने की कोशिश थी? बिल्कुल अरक्कन आर्मी वर्सेस रोहिंग्या, बिल्कुल बॉर्डर एक्टिवेट करने की बात थी, जिसके ऊपर बांग्लादेश का आर्मी चीफ बिल्कुल चिढ़ गया था। उसने कहा था एब्सोल्युटली कोई कॉरिडोर वगैरह नहीं बनेगा। यूनुस को एकदम एब्सोल्युटली कह दिया था, एब्सोल्युटली देयर विल बी नो कॉरिडोर, क्योंकि उसे पता था इससे वॉर ही फैलेगा और बांग्लादेश के अंदर वॉर फैलेगा। तो फिलहाल वो सारी चीज़ें तो नहीं हो रही, बट जिस तरीके से ये मणिपुर को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश है, जिस तरीके से मिजोरम और भारत की नॉर्थ ईस्ट की जो सिक्योरिटी है वो इस समय है, तो भारत को कहीं ना कहीं इनके साथ पार्टनरशिप की ज़रूरत है। साथ ही साथ इफ़ ही इज़ गोइंग ऑल द वे थ्रू, देन इंडिया नीड्स द रेयर अर्थ मिनरल्स सप्लाई फ्रॉम हिम। बट साइड बाय साइड कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरी मीटिंग एक ही चीज़ पे फोकस होगी कि भाई आप किधर ऑपरेशन करने वाले हैं और उससे मेरे पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, और आप क्या चाहते हैं मेरे से सपोर्ट, और सामने वाले सर आप कहाँ किसको रगड़ने वाले हैं, आप किसको रगड़ना चाहते हैं। तो most of the things will be about the security of the Northeast. Very important meeting. Let's see if few things, peaceful steps, creeps into India's Northeast with this meeting. वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज जय हिंद जय भारत।